So we all want to be a better designer, better video editor or whatever skill you can think of, but only selected few become better at a skill. तो ऐसा क्यों है? आखिर में कुछ ही लोग बेटर बन पाते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्किल में और उनकी गिनती टॉप 1% में होती है, एंड बाकी लोग क्यों फेल हो जाते हैं या फिर बीच में ही छोड़ देते हैं या फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इस पूरी की पूरी जर्नी में। इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, एंड आई कैन गारंटी इफ यू स्टे टिल द एंड मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसको यूज करके यू कैन बी द टॉप 1% इन योर स्किल। एंड ये जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ इसको मैंने खुद ने अपने ऊपर अप्लाई किया है, एंड इस चीज से मुझे श्योर शॉट रिजल्ट्स भी मिले हैं। मतलब मेरे कई सारे डिजाइन्स एक ही शॉट में सेलेक्ट हुए हैं बिना किसी रिवीजन के, एंड वो सारी की सारी चीजें इसी चीज को अप्लाई करके हो पाई हैं। सो स्टे टिल द एंड जिससे कि आप भी अपने स्किल में टॉप 1% बन पाओ। सो एज अ डिजाइनर आई विल टॉक अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम डिजाइन पर्सपेक्टिव, बट यू आर फ्री टू अप्लाई इट एट एनी स्किल। सब पे ये बराबर तरीके से काम करेगा। सो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, लेट मी गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि बहुत सारे नए लोग ऐड हुए हैं। सो आई स्टार्टेड लर्निंग ग्राफिक डिजाइन आफ्टर कोविड। में बहुत ज्यादा फेडअप हो गया था अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन से। सो आई जस्ट नीडेड अ ब्रेक, एंड कुछ ऐसा मुझे चाहिए था जिससे कि मैं किसी को एक वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं। सो आई टूक डिजाइनिंग एज एन ऑप्शन, एंड धीरे धीरे डिजाइन करते करते मुझे ये फील्ड काफी इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज द वे यू कन्वर्ट अ ब्लैंक कैनवास इनटू अ मास्टरपीस दैट जेन्युइनली हैज अ वैल्यू एंड आपको पैसे भी मिले उसके। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने उससे वहाँ पर कोविड के बाद में सीखना स्टार्ट किया। मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब से, देन टुक सम पर्सनल मेंटरशिप, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं इसको अपने ट्रायल और एरर के बेसिस पे सीखूं, इसलिए मैंने पर्सनल मेंटरशिप लिया और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी था मेरे लिए। एंड इनिशियली आई वाज वेरी पुअर एट डिजाइनिंग, मेरे भाई बहुत गालियाँ पड़ती थी, और फिर जो एंड जहाँ पर मैं एजेंसी में जॉब करता था वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आते थे क्लाइंट की तरफ से भी, और मुझे भी उल्टा सीधा बोला जाता था। बट ओवर द ईयर ये सारी चीज़ें कवर अप हो गई, सारी चीज़ें अच्छी हो गई, और वही सारी बातें मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैं टाइम स्टैम्प लगा दूंगा जिससे कि आपकी स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम हो तो आप सॉल्व कर सको, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पूरी की पूरी वीडियो देखो। वॉच टाइम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको जेन्युइनली हेल्प होगी इससे। सो वो चीज़ आखिर में है क्या जिससे कि आप एक टॉप 1% बन सकते हो, वो चीज़ डिस्कस करते हैं। तो देखो, किसी भी चीज़ को सीखने के टाइम पे ना दो चीज़ें काम में आती हैं। एक होता है टेक्निकल पार्ट और दूसरा होता है कॉन्सेप्चुअल पार्ट। टेक्निकल पार्ट में क्या होता है, डिज़ाइनिंग के फील्ड में अगर बात करें या वीडियो एडिटिंग के फील्ड में बात करें या फिर आपके कोडिंग के फील्ड में भी बात करें, हर जगह ये अप्लाई होगा। टेक्निकल पार्ट में आता है आपका सॉफ्टवेयर, जो भी चीज़ आप कंप्यूटर में यूज़ करके उस चीज़ को क्रिएट करने वाले हो, और जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट आता है वो होता है ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से, कि वो चीज़ें जब बन कर के निकलेंगी तो सामने वाले के ऊपर क्या इंप्रेशन डालेंगी। ठीक है, अब देखो डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, और वीडियो एडिटर के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, कैपकट, ये सारे जो है ये टेक्निकल पार्ट में आएंगे। और जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट में आएगा कि आप क्या इंप्रेशन उससे डिराइव करने वाले हो, अपनी जो स्किल है और टेक्निकल नॉलेज को यूज करके व्हाट आर द रिजल्ट्स दैट यू वांट टू ब्रिंग ऑन टेबल। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट आपके स्ट्रांग होने चाहिए, ये पहली रिक्वायरमेंट है। दिस इज द फर्स्ट प्रीरिक्विजिट्स जिसको आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। देखो रीजन क्या है ना, कि अगर आपने कॉन्सेप्चुअल पार्ट अपना स्ट्रांग कर लिया, जो कि ओवर टाइम होगा, डेफिनेटली होगा, और आपका टेक्निकल पार्ट अच्छा नहीं है, मतलब कि यू आर नॉट एबल टू यूज द सॉफ्टवेयर, तो आपके दिमाग में जो है जो चीजें आपने सोच करके निकाली है वो कहां पर से लेकर के आओगे सामने। सो आपको टेक्निकल और कॉन्सेप्चुअल पार्ट को दोनों को स्ट्रांग करना है। टेक्निकल आप कुछ ही महीनों में कर सकते हो, बट जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ये एक जर्नी की तरह होती है। ये एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 2 महीने में नहीं होगा, सालों लग जाते हैं। एंड ओवर द ईयर आप इस चीज़ को सीखते हो कि हाँ, ये जो मैं सीख रहा हूँ ना, ये जो मैं सोच पा रहा हूँ, ये पहले से ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। तो वही जर्नी को आपको कंटिन्यू करते जाना है, इससे आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट अच्छा हो जाएगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बेसिक्स आपके स्किल की। ये मैं रिपीटेटिव बातें बोल रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी, इसके नोट्स बना लेना चाहे आपको हर जगह काम आएगी। अगर आपके बेसिक्स नहीं क्लियर हैं तो आप उस चीज़ में अच्छे नहीं हो सकते। देखो, सबसे पहली रिक्वायरमेंट मैंने बताया कि आपको अपने स्किल में अच्छा होना पड़ेगा। टेक्निकल एंड कंसेप्चुअल पार्ट हो गया। दूसरी चीज़ है वो है बेसिक्स। अगर डिज़ाइन की बात करूँ तो डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा बेसिक्स होते हैं कलर साइकोलॉजी, हायरार्की हो गया, अलाइनमेंट हो गया, टाइपोग्राफी हो गई। ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी यहाँ पर लग रही हैं कि कुछ है नहीं, बट एक एक चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जब आप जेन्युइनली उसे बनाने बैठते हो। इसी तरीके से हर एक स्किल में कुछ ना कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उस चीज़ के बेसिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मास्टर कर लो आप। इस दोनों चीज़ को करने से क्या होगा कि आप उस पर्टिकुलर स्किल के बेसिक्स के मास्टर बन जाओगे। देखो, टॉप 1% पे पहुंचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इनिशियल लेवल की नॉलेज है वो हमारी फाउंडेशन जो है स्ट्रांग होनी चाहिए, जिससे कि हम बाद में जो कुछ भी बनाएं वो टू द पॉइंट हो
होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स हम लोग कभी कभी डिज़ाइंस में बेसिक्स को चैलेंज करते हैं थोड़े से अच्छे क्रिएटिव बनाने के लिए, बट वो आप चैलेंज तभी कर पाओगे जब आपके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे, और ये हर स्किल में अप्लाई होगा। एंड इन सारी चीज़ों को करने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है कॉन्फिडेंस। सपोज आपके पास स्किल की नॉलेज है, टेक्निकल पार्ट की नॉलेज है, कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, बट व्हेन यू प्रेजेंट योर क्राफ्ट जो कि आपने बना करके रखा है किसी के सामने, देन यू फील अंडर कॉन्फिडेंट। तो सामने वाले के माइंड में क्या इंप्रेशन जाएगा आपके लिए? सामने वाला वो एक एक एलिमेंट नहीं देखेगा, वो सिर्फ इतना देखेगा कि आप कितने अंडर कॉन्फिडेंट हो। उसे आपको देख करके लग जाएगा कि कितना आपको आता है। देखो, एक होता है अपनी नॉलेज को दिखाना और दूसरा होता है अपने आप को दिखाना। अगर आपने अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया है तो आपकी नॉलेज धरी की धरी रह जाएगी, कोई आप में इंटरेस्ट नहीं देगा। यू शुड हैव द एक्चुअल रीजन कि आपने जो भी चीज बना करके रखा है वो चीज वहां पर क्या डाला है। जैसे डिजाइन में क्या होता है ना, जो भी एलिमेंट हम लोग यूज करते हैं उस अपने पर्टिकुलर डिजाइन में हमारे पास एक वैलिड रीजन होता है कि हम लोग ने वहां पर उस चीज को क्यों डाला है। जैसे हम लोग पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं तो अगर हम लोगों ने रफ वहाँ पर टेक्सचर यूज़ कर रखे हैं तो कुछ हम लोग ऐसे उस तरीके के एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं। ऐसे हर स्किल में भी होता होगा। अगर वीडियो एडिटर की बात करें तो अगर हम लोग स्मूथ ट्रांजिशन डाल रहे हैं, मतलब हम लोग मूड वैसा ही सेट करना चाहते हैं, तो हर एलिमेंट के पीछे एक रीज़न होता है। यू शुड नो कि वो रीज़न क्या था, और ओवर द यार आ जाता है करते करते काम। अगर आप अभी नहीं कर पा रहे हो फाइंड आउट, ऐसे ही यूज़ कर रहे हो एलिमेंट्स, तो धीरे धीरे आ जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, इसको आपको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्फिडेंस। स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस नहीं होता, मैंने खुद ने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है। जब मैं काम करता था, जॉब करता था, तो मैं अपना डिज़ाइन देने के बाद चुपचाप बैठ जाता था कि अब वो देखते हैं वो क्या बोलते हैं। मतलब मैंने तो डिज़ाइन बना दिया ना, एज ए डिज़ाइनर मेरा काम था डिज़ाइन बनाना, मैंने बना दिया। अब सामने वाले देखें कि क्या करना है। तो वहाँ पर क्या होता था कि मेरे 2-3 डिज़ाइन ही दिन में देने होते थे और इतने ज़्यादा चेंजेस आते थे कि मैं दिन भर इंगेज रहता था उसमें। मतलब मैंने अपने खुद के डिज़ाइन को 6-6 बार दिन में रीडिज़ाइन किया है, बस इसी चक्कर में कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं दिखता था। डिज़ाइंस मेरे अच्छे होते थे बट सामने वाले को कॉन्फिडेंस नहीं दिखता था मेरे अंदर, तो उन्हें लगता था कि इससे बेटर ये कर सकता है। हो सकता है ये आपको पागलपन भी लगे कि क्या बात कर रहा है कॉन्फिडेंस अंडर कॉन्फिडेंट होने का, बट ट्रस्ट मी भाई, मेरी बात मान करके थोड़ा सा इसको अप्लाई करके देख लेना, आपको फायदा होगा। हाँ, बस आपके स्किल में दम होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। उसमें अगर कमी हुई, सामने वाला आपको पागल समझेगा कि कुछ आता जाता है नहीं, कॉन्फिडेंस देखो इसका। तो कहीं ना कहीं चीज़ें मतलब दोनों एक ना एक लेवल पर आकर के रुकनी चाहिए कि हाँ, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी स्किल अच्छी है, आप कॉन्फिडेंट हो, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो आपको फायदा होगा इससे। अब बात करते हैं व्हाट आर द रीजंस दैट यू फील अंडर कॉन्फिडेंट। भाई कुछ ना कुछ रीजन तो होगा ना कि क्यों आप अंडर कॉन्फिडेंट हो अपने डिजाइन को लेकर के। मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूंगा, आपको बताऊंगा, आप अपने से मतलब देख लेना कंपेयर करके। हो सकता है मोस्टली यही चीज़ें निकल के आएंगी जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ये मैंने सब कुछ नोट डाउन कर रखा है, मैंने 2-3 दिन लगाए हैं भाई इस चीज़ को निकालने में कि क्या होता था मेरे साथ और आपको कैसे ये फायदा कर सकता है। अंडर कॉन्फिडेंट होना ये सबका पर्सनल हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कि जो मैं बोलूँगा उसी चीज़ से आप अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हो। मैं सिर्फ एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि ऐसा रीजंस आपके साथ भी हो सकता है या फिर दूसरा भी रीजन हो सकता है डेफिनेटली। पहला अंडर कॉन्फिडेंट होने का जो रीजन है वो हो सकता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। जब हम लोग स्टार्टिंग में रहते हैं ना, अपने स्टार्टिंग फेज के होते हैं डिज़ाइन के, तो हमारी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं रहती है क्योंकि हमारे कलर्स कहीं और भाग रहे हैं, कहीं पर जहाँ सेरिफ फॉन्ट यूज़ करना चाहिए हम लोग सैंस सेरिफ यूज़ कर रहे हैं। ऐसा हर जगह होता होगा, मतलब हर स्किल में होता होगा। हमें कलर की नॉलेज नहीं होती, एज अ डिज़ाइनर बात करूँ तो हमें कलर की नॉलेज नहीं होती। हमें पता नहीं होता कि हमारा फॉन्ट कैसा लेना चाहिए, हमें पता नहीं होता कि कितना पैटर्न हमें यूज़ करना चाहिए, कितना बैकग्राउंड को किस कलर के साथ किस टोन में ब्लेंड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती स्टार्टिंग में। दूसरा एक टाइम भी होता है कि आप अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट कर रहे हो कोई चीज़ तो आप अंडर कॉन्फिडेंट होगे क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा छोटे लोग आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। मेरे साथ तो ऐसा था क्योंकि मैंने लगभग 6 से 7 साल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किया, फिर मैं डिज़ाइन फील्ड में आया। तो मुझसे जो छोटे लोग थे, छोटे मतलब 4-5 साल छोटे और भी ज़्यादा छोटे, वो मुझसे बहुत अच्छा डिज़ाइन बना रहे थे। तो मेरे लिए तो ये एक रीज़न था, आपके लिए कुछ और हो सकता है। बट एक चीज़ है जानना, यू विल हैव टू फाइंड योर ओन रीज़न टू टैकल इट। कोई ऐसा आपको सोल्यूशन नहीं देने वाला है जो कि सबके ऊपर बराबर अप्लाई हो, ठीक है। तो अपने अंडर कॉन्फिडेंस को आप ही को डील करना है। इफ़ आई टॉक अबाउट एज अ डिज़ाइनर, तो हम लोग क्या करते हैं ना, जब कोई प्रोजेक्ट आता है, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं कैसे करता हूँ और आपको भी ये चीज़ करनी चाहिए। जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो आई ट्राई टू फाइंड सम कीवर्ड्स, कि मुझे कीवर्ड्स मिल जाएं जिस वजह से मैं उस डिज़ाइन को पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जा सकूं।
अभी जैसे आपको एक पोस्टर बनाने को मिला, उसमें एक कीवर्ड है वैलेंटाइन डे के ऊपर कोई पोस्टर बनाना है, तो आप उससे रेफरेंसेस निकालना स्टार्ट कर देते हो। क्या करोगे, आप पिंटरेस्ट पे जाओगे, वैलेंटाइन डे के पोस्टर वगैरह निकालना स्टार्ट करोगे, पूरा पिंटरेस्ट आपका पिंक कलर से भर जाएगा, पिंक कलर पिंक कलर पिंक कलर, हर जगह पिंक कलर। और अगर मैं नया डिज़ाइनर होता तो मैं भी शायद वही करता, मैं भी सेम कलर, हाँ पिंक कलर है ना तो मैं वही लूँगा। अब फॉन्ट पे आप देखोगे हर जगह कहीं ना कहीं वो कर्सिव वाले फॉन्ट यूज़ हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, वहाँ से उठा करके कर्सिव फॉन्ट अपने भी डिज़ाइन में लगा दोगे। ठीक है, ये होता है एक इंस्पिरेशन लेने का तरीका। बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो पहले मैं ऐसे करता था, बट आपको क्या करना है टू बी द टॉप 1%, आपको डिफरेंट इंडस्ट्री से भी इंस्पिरेशन लेना है। हो सकता है कहीं आप वैलेंटाइन डे का पोस्टर बना रहे हो बट आपको रेफरेंस कहीं से अच्छा लग जाए, कोई रियल एस्टेट पोस्टर से, कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि बहुत सारे पोस्टर्स बन रखे हैं, आपको हो सकता है वहाँ से कुछ पसंद आ जाए। और मैं जनरली जब से ये मेथड अप्लाई करने लगा हूँ तब से एकदम डिफरेंट तरीके के मेरे क्रिएटिव्स निकल के आ रहे हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है प्रॉब्लम हो, हमें नहीं पता होता कि किस लेवल पे जा करके चीज़ें इंस्पायर हो करके हम लोग को अपने पोस्टर में अप्लाई करना है या अपने क्रिएटिव में अप्लाई करना है, तो आपको अलग अलग इंडस्ट्री से भी इंस्पिरेशन लेना चाहिए। बहुत ही क्लीशे सी एडवाइस है बट काम करती है, क्योंकि आपके ब्रेन में आपको बनानी है अपनी एक डिज़ाइन लाइब्रेरी इन द सेंस थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लग जाना चाहिए जब आपको डिज़ाइन मिले तब। और वो डिज़ाइन लाइब्रेरी ऐसे ही बनेगी अलग अलग इंडस्ट्री के डिज़ाइंस को रीड करके। यहाँ पर थोड़ा सा सेव होना चाहिए डिज़ाइन। आपको डेली पिंटरेस्ट, बीहैंस या डिज़ाइन इंस्पिरेशन ऐसी वेबसाइट को विजिट करना चाहिए, या फिर अपने इंडस्ट्री में देख लो कहाँ पर क्रिएटिव अच्छे मिलेंगे। पिंटरेस्ट पे तो मुझे लग रहा है सब कुछ मिल जाता होगा, हर इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट डिज़ाइंस या फिर हर इंडस्ट्री के क्रिएटिव्स वहाँ पर मिल जाते हैं। तो आपको वहाँ पर टाइम बिताना चाहिए, डेली 10-15 मिनट वहाँ पर लगाने चाहिए। और ऐसा ज़रूरी नहीं जब आप काम करने बैठ रहे हो तभी आपको बैठना है देखने, नहीं भाई, डेली का टाइम निकालो, डेली 10-15 मिनट जाओ वहाँ पे। आपकी समझ लो लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी है, आपको वहाँ पर टाइम बिताना है, वहाँ से अपने लिए डिज़ाइन लाइब्रेरी बढ़ानी है। स्टार्टिंग में जब आप काम करोगे तो रिजेक्शंस बहुत मिलेंगे। अगेन टॉकिंग अबाउट डिज़ाइन पर्सपेक्टिव, बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारे रिविजन्स आएंगे। तो एक लेवल आप आगे जाओ, मतलब आपसे जब पूछा जाए कि इसको चेंज करना है तो आप उनसे पूछो प्यार से कि क्यों नहीं पसंद आया, क्या चेंज करना है। इससे क्या होगा ना, आप पिन पॉइंट करके पता कर पाओगे कि सामने वाले को क्या चीज़ है जो पसंद नहीं आया। मेरे जब डिज़ाइंस नहीं पसंद आते थे लोगों को तो मैं, मतलब अभी भी मेरी हैबिट है, ऐसा नहीं होता कि हर बार एक बार जो मैं बना दूंगा वो पत्थर की लकीर हो गई। चेंजेस अभी भी आते हैं बट कम आते हैं। और जब चेंजेस आते हैं तो मैं टू द पॉइंट पूछता हूँ कि इस चीज़ में आपको क्या नहीं समझ में आया, मतलब क्या चेंज करने की ज़रूरत है। एकदम आराम से शांत मन से पूछो, टेक इट एज अ पार्ट ऑफ योर जॉब कि आपको रिजेक्शंस फेस करने हैं और चेंजेस करने हैं। ठीक है, आप उनसे पूछो कि क्या नहीं समझ में आया आपको, वो आपको बताएंगे कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आया, आपको इस चीज़ में चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप एक पोस्टर बना रहे हो, एज अ डिज़ाइनर बात करते हैं, आपने मस्त पोस्टर बना करके दिया। मेरा एक क्लाइंट है, मैं उसके लिए डीजे के पोस्टर्स बनाता हूँ। समझ लो उन्हें नहीं समझ में आता तो वो मुझे बोलते हैं कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, आप चेंज कर दो। तो मैं पूछता हूँ कि क्या नहीं समझ में आया, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, तो बताएंगे बैकग्राउंड मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, बैकग्राउंड थीम के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है। ऑल्दो मैंने अपने अकॉर्डिंग अच्छा ही बनाया है बट बैकग्राउंड थीम के अकॉर्डिंग नहीं जाता। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कैसा चाहते हो, मुझे बताओ। तो एक मतलब ये नहीं होता ना कि उन्होंने बोला नहीं मुझे नहीं अच्छा लगा तो आप मुंह फुला के बैठ जाओ कि भाई अच्छा नहीं लगा। तो एक डिस्कशन में इन्वॉल्व हो उसके साथ में। इससे दो चीज़ें होंगी, आपकी वैल्यू उसकी नज़र में बढ़ेगी, दूसरी चीज़ ये होगी कि आप एक डिस्कशन में इन्वॉल्व हो रहे हो तो उसे लग रहा है कि हाँ आप उसकी जेन्युइनली हेल्प कर रहे हो। ये जब आप ये बोलता है ना, जब सामने से कोई बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता तो आप बोलो जाओ उखाड़ ले जो उखाड़ना, मैं नहीं चेंज कर रहा, तो आपका रिलेशन उस चीज़ से ख़राब हो रहा है उस इंसान के साथ में। आप उसके साथ में डिस्कशन में आओ, अगर आपने सही बनाया तो आप अपने पॉइंट एक बार रखो उसके सामने कि हाँ मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अच्छा बनाया है। बाकी आप अगर कह रहे हो तो वी आर फ्री टू चेंज। भाई वो सामने वाला क्लाइंट है, वो तुम्हें पैसे दे रहा है तो तुम्हें काम उसके अकॉर्डिंग ही करना है। ठीक है, तो एक डिस्कशन में इन्वॉल्व हो जाओ। और वहाँ पर से क्या होता है ना,
चीज़ें बहुत ज़्यादा संभलने लगती हैं। नेक्स्ट चेंज जब आप करके दोगे तो हाई चांसेस हैं कि आपके डिज़ाइन एक्सेप्ट हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो आपने डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, उसे समझा, सामने वाले की रिक्वायरमेंट को समझा, तो अब आपको पता है कि मुझे करना क्या है। दूसरी है कि आप अपने डिज़ाइन उसी तरीके से अब बनाओगे तो चांसेस ज़्यादा हैं कि एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से जो टॉप 1% डिज़ाइनर होते हैं वो रिजेक्शन को कभी ये नहीं बोलते कि यार मज़ा नहीं आया इसके साथ काम करके। वो कहीं ना कहीं सीखते हैं कि हाँ, सामने वाले की रिक्वायरमेंट ऐसी है तो मुझे इस डायरेक्शन में अब चेंज करना पड़ेगा, और वो फिर काम करने में मज़ा भी आता है। जब आप अच्छा रिलेशन क्लाइंट के साथ या ऑफिस में अपने रखते हो तो काम करने में मज़ा भी आता है। बट हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा के भी काम करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी टेढ़े लोग मिल जाते हैं, तो उस तरीके से डील करना चाहिए। इंटरनेट के टाइम पे ऐसा हो रखा है कि सबको सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए। मतलब जल्दी से स्किल सीख लिया है, जल्दी से मुझे चाहिए कि अब स्किल में ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं, ज़्यादा पैसे के लिए चाहिए बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स, तो बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स जल्दी कैसे आएंगे। और मतलब इन सब चीज़ में ये होगा कि आप अपने स्किल को भूल जाओगे कि आप उसमें अच्छे होना है आपको। आप मुझे ये बताओ कि अगर आपकी स्किल अच्छी नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो किसी के सामने, तो आपके पास ज़्यादा क्लाइंट्स या ज़्यादा काम कैसे आएगा। तो बस वही है कि आपको लॉन्ग टर्म मोटिव रखना है कि मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ, अब मुझे बहुत लंबे टाइम तक काम करना है इसमें, और धीरे धीरे मैं जो चीज़ नहीं आती मैं सीख जाऊँगा। जो चीज़ें मुझे नहीं आ रही हैं मैं धीरे धीरे दूसरों को देख करके यूट्यूब से कोई छोटा छोटा कोर्स ले करके मैं सीख जाऊँगा और अच्छा काम करूँगा इसमें। तो ये जो है ना, ये थॉट प्रोसेस जो है ये सबके अंदर नहीं होता। लोग आते हैं, डिज़ाइन करेंगे 6 महीने साल भर, उन्हें बोरिंग लगने लगेगा, फिर वो छोड़ करके चले जाएंगे। आप अगर उस जगह खड़े हो तो सिर्फ खड़े होने से ही आप 90% जो भीड़ है ना उसे पिछाड़ दे रहे हो। तो आप सिर्फ कंसिस्टेंट हो करके और धीरे धीरे छोटी छोटी लर्निंग को इम्प्लीमेंट करके, ये सारी जो मैंने बातें आपको बताई हैं ये धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करके आप आगे बढ़ जाओगे और यू कैन बी द टॉप 1%। अब देखो यहाँ पर जब हम लोग लास्ट में आ गए हैं तो मैं छोटी छोटी क्विक टिप्स देना चाहूँगा आपको, क्योंकि अगर आप लास्ट तक टिके हो इसका मतलब यू वांट टू बी दैट टॉप 1%, और आपको ये सारे टिप्स अपने ऊपर अप्लाई करने हैं। ठीक है। टिप नंबर 1, आपको एक डेली रूटीन बनाना है कि आपको डेली कुछ ना कुछ टाइम निकालना है और पिंटरेस्ट, ड्रिबल, डिज़ाइन इंस्पिरेशन जैसी वेबसाइट्स पर आपको जाना है। इससे क्या होगा ना कि आपकी डिज़ाइन लाइब्रेरी बढ़ेगी। मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, हेल्प होती है इससे। और जब आप अपने से ज़्यादा अच्छे डिज़ाइनर के काम को देखते हो तो एक इंस्पिरेशन भी मिलता है, या फिर एक सेंस ऑफ मोटिवेशन मिलता है कि मुझे अपने काम को उस लेवल पर लेकर के जाना है। हर फील्ड में अप्लाई होगा। आपसे ऊपर जो है उसके काम को देखो, आप पक्का मोटिवेट होकर के आगे बढ़ोगे। टिप नंबर 2, अपनी कम्युनिकेशन स्किल भी सुधारो। कम्युनिकेशन स्किल से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। वही जो मैंने अभी बात आपको बताई कम्युनिकेशन वाली, क्लाइंट से एक डिस्कशन में आने का, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वैसे भी जब आप कोई क्लाइंट से काम के लिए बैठोगे, फर्स्ट टाइम उससे इंटरेक्ट करोगे लाइव वीडियो पे, तो आपकी कम्युनिकेशन से ही दिख जाएगा कि आप कितने अच्छे डिज़ाइनर हो। डिज़ाइन तो वो बाद में देखेगा, पहले तो वो आपको बात करके ही जान लेगा कि आप कितने अच्छे हो अपने स्किल में। डिज़ाइंस तो आपके बाद में देखेंगे, या फिर आपका काम तो वो बाद में देखेगा। तो इसलिए कम्युनिकेशन भी सुधारो अपनी। एंड तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने नेटवर्क बढ़ाओ। नेटवर्क बढ़ाने का आज के टाइम पर मैंने जो आपको बता रखा है पिछली कुछ वीडियोज़ में, या फिर नहीं बताया, नहीं देखा वो सब वीडियो, तो अभी सुन लो। अपने काम को इंटरनेट पर दिखाओ लोगों को, भर भर के कंटेंट बनाओ भाई, भर भर के मेरा सर फट जाता है मैं बताते बताते कि भाई बहुत सारी वीडियोस बनाओ। आप कब किसकी फीड में आ जाओगे किसी को नहीं पता, आप कब किससे इंटरेक्ट कर जाओगे ये किसी को नहीं पता। तो बस अपने काम को दिखाओ, कम्युनिकेशन सुधारो और अपनी डिज़ाइन लाइब्रेरी को बढ़ाओ दूसरों के काम को देख करके। और एक और टिप देना चाहूँगा आपको, आप पैशन प्रोजेक्ट्स पे काम करो। पैशन प्रोजेक्ट्स वो सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि किसी क्लाइंट के नहीं होते। हम खुद से एक इमेजिन कर लेते हैं प्रोडक्ट या फिर एक एजेंसी या कंपनी, और उसके लिए हम लोग क्रिएटिव बनाते हैं, लोगो बना देते हैं, कभी कभी हम लोग डिज़ाइंस बनाते हैं। इससे क्या होता है ना, देखो जब आप किसी क्लाइंट के काम पे लगे होते हो तो एक प्रेशर होता है आपके ऊपर कि मुझे इस चीज़ को इस डायरेक्शन में लेकर के जाना है, वरना क्लाइंट क्या कहेगा, क्लाइंट कहेगा कि आप इसे चेंज करो, मैंने ऐसा नहीं वैसा बोला था। पैशन प्रोजेक्ट में क्या होता है, आपका जो क्रिएटिव माइंड है, जो भी उस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, जिस भी इंडस्ट्री में, आप फ्री हो करके कुछ ना कुछ डिज़ाइन क्रिएट करते हो, उससे एक सेंस ऑफ मोटिवेशन भी आएगा। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पूरी की पूरी जर्नी में। आप अपना पोर्टफोलियो भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो पैशन प्रोजेक्ट डाल करके। सामने वाले को नहीं पता होता कि ये पैशन प्रोजेक्ट है या रियल प्रोजेक्ट है, बट आप कुछ गलत भी तो नहीं कर रहे हो, आप ही तो बना रहे हो सारी चीज़ें। दूसरे के लिए नहीं है तो क्या हुआ, बनाया तो आपने है,
तो इससे आपका पोर्टफोलियो भी स्ट्रांग होगा, आपकी नॉलेज भी स्ट्रांग होगी और बाद में उस काम को दिखा के पैसे भी अच्छे मिलेंगे। सो दिस वाज इट गाइज, एंड आई पर्सनली थिंक इफ यू कीप डूइंग दीज थिंग्स यू विल डेफिनेटली बी अ टॉप 1% डिजाइनर और टॉप 1% इन योर स्किल। तो इसके साथ ही आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। एंड तब तक के लिए चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करके चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। इंस्टा पे भी मुझे फॉलो करना, वहाँ पर भी मैं कई सारी वीडियोज़ डालता हूँ। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।